हम लोगों ने जैसे यहाँ पे अभी डिस्कस किया वेरिएशन इन द करंट। हमने यहाँ पे जैसे डिस्कस किया वेरिएशन इन द करंट विद द फ्रीक्वेंसी में सीरीज एलसीआर सर्किट। यहाँ पे हम बोलते हैं कि एक एलएसबी है, एक यूएसबी है। एलएसबी बोले तो लोअर साइड बैंड, यूएसबी बोले तो अपर साइड बैंड। और जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे करंट होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, और ये तुम्हारे पास एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारे पास करंट मैक्सिमम होता है। जल्दी आओ। और यहाँ पे हमें जैसे 94.3 एफएम रहता है, 94.3 एफएम रहता है, तो 94.3 एफएम वालों को बोला जाता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे पास 94.2 से 94.4 तक तुम अपना सिग्नल जो है वो भेज सकते हो। तो उसको बैंड विड्थ कह देते हैं बेसिकली। उसको बेसिकली बैंड विड्थ कह देते हैं, बैंड विड्थ। ठीक है। और ये IRMS VRMS करके ये चीजें आ गई। अच्छा, तो यहाँ पे तुम ये कंक्लूजन निकालते हो कि जो IRMS है उसमें ERMS बाय R आ जाता है, क्योंकि रेजोनेंस पे तो तुम्हें बता ही दिया है काफी बार, XL और XC दोनों बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे तुम लिखते हो एट a frequency which is less than the resonance frequency, सर्किट जो है, सर्किट इम्पीडेंस इज कैपेसिटिव। सर्किट इम्पीडेंस कैपेसिटिव होगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होने से क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी कम होने से क्या होता है, बोलो एक बार। फ्रीक्वेंसी कम होने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाती है और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाती है, और इसकी वजह से करंट लीड्स द ईएमएफ। और जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, तो तुम्हारे पास जो सर्किट इम्पीडेंस है वो इंडक्टिव हो जाता है। सो इन दिस सिचुएशन करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ, वो उसको लैग करता है। और अगर फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है बेटे वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर ही आ जाए, तो सर्किट इम्पीडेंस जो है वो रेजिस्टिव हो जाती है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज। करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में है। ओके, इसको याद रखिए। उसके बाद आ गया पावर इन सीरीज LCR सर्किट। पावर इन सीरीज LCR सर्किट, हम लोग इसमें ये बोलते हैं इफेक्टिव करंट इन सीरीज, इफेक्टिव करंट इन सीरीज LCR circuit is basically IRMS as ERMS by R। रेजिस्टेंस के बराबर होता है। और जो पावर होती है
तुम्हारे पास आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर होती है। सो हम बोलते हैं पावर इन द सर्किट will be maximum जब cos phi का वैल्यू 1 होगा, दैट इज z की वैल्यू r के बराबर होगी। और तुम्हें पता ही है ये सब चीज रेजोनेंस के टाइम पे होती है कि जो ओमेगा आर होता है 1/√LC होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, सीधा फॉर्मूला याद ना रखना, सीरीज एलसीआर सर्किट की कंडीशन को याद रखना। ये सारा काम सीरीज एलसीआर सर्किट में होता है। सो सर्किट करंट as well as the power will be maximum, वो मैक्सिमम होगा। ओके, अब इसके बाद जो तुम्हें मैंने अभी बताया था बैंड विड्थ के बारे में, सिंपल सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, तो इस वजह से हम थोड़ा इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं बिकॉज बहुत इजी काम है ये। तो हम बोलते हैं बैंड विड्थ ऑफ रेजोनेंस सर्किट, बैंड विड्थ ऑफ रेजोनेंस सर्किट हम बोलते हैं कि range of the frequency, range of frequency at nu1 to nu2 या omega1 to omega2. omega1 is basically LSB lower side band, omega2 is basically USB upper side band, where जहाँ पे power of the circuit is more than half of the maximum is called as the bandwidth। जैसे सिंपल सा पॉइंट है, जैसे आप लोग ट्यूनिंग कर रहे हो, आपने गाना सुनना है, कोई ट्यूनिंग कर रहे हो, और जब तुम ट्यूनिंग कर रहे हो तो 94.3 एफएम पे 94.3 एग्जैक्ट वाली फ्रीक्वेंसी पे तो तुम्हें जबरदस्त गाना सुनाई देगा, पर 94.2 और 94.4 वाली फ्रीक्वेंसी रेंज में तुम्हें गाना तो सुनाई देगा लेकिन उसमें नॉइस होगा कुछ, पर गाना थोड़ा क्लियर सुनाई देगा। और अगर तुम 94.1 पे आ जाओगे तो गाना थोड़ा कम सुनाई देगा, डिस्टर्बेंस थोड़ी ज्यादा सुनाई देगी। मतलब इस तरह से हम बोलते हैं उसको। ओके, और इस वजह से तुम्हें यही चीज के बारे में बोला जाता है कि ये ऐसे तुम्हारे पास आ गया और ये तुम्हारे पास है ओमेगा1, ये ओमेगा2, और ये तुम्हारे पास है रेजोनेंस, और यहाँ पे तो तुम्हारे पास मैक्सिमम पावर की वैल्यू है 1/2 है। अगर तुम करंट की फॉर्मेट में लिखना चाहोगे तो यहाँ पे जो करंट है वो IRMS/√2 है, क्योंकि √2 है। करंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, स्क्वायर करोगे तो मैक्स 1/2 हो जाएगा, अगर स्क्वायर रूट लोगे तो 1/√2 होगा। और ये तुम्हारे पास मैक्सिमम, और यहाँ तुम बोल दो ये IRMS मैक्सिमम वैल्यूज, और ये मैक्सिमम का हाफ हो गया, ठीक है, हाफ नहीं √2 हो गया। करंट की टर्म में बोलोगे तो मैक्सिमम करंट बाय √2 लिखोगे। पावर लिखोगे तो पावर हाफ, याद रखना पावर हाफ है। यहाँ पे
पावर हाफ है और करंट 1/√2 ऑफ मैक्सिमम, ये है। और यहां से लेके यहां तक का नाम तुम बैंडविड्थ लिखते हो, इसका नाम तुम डेफिनेटली बैंडविड्थ लिखते हो। तो देखो अब हम लोग बैंडविड्थ की कैलकुलेशन करते हैं, देखो कैसे करेंगे। देखो यहां पे हम बोलते हैं कि बैंडविड्थ कैलकुलेशन फॉर अ सीरीज RLC सर्किट। सीरीज RLC सर्किट कैसे है देखो, हमारे पास ये एक ऐसे ये आ गया, यहाँ पे तुम्हारे पास मैक्सिमम है करंट और यहाँ पे तुम्हारे पास मैक्सिमम का √2 के साथ है करंट, और ये वाला यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ω1 है एंगुलर, और ये ω2 है और ये रेजोनेंस है। चाहे न्यू की टर्म में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें ये याद रखना है कि बेसिकली जब तुम यहाँ पे हो तब तुम्हारे पास जो रेजिस्टेंस है एक तरह से माइनस आ रहा है, कैसे है मैं तुम्हें बताता हूँ, और ये जो रेजिस्टेंस है ये प्लस आ रहा है, कैसे है मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे हम बोलते हैं ω1 और ω2 जो है these are the हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बोला, अगर मैक्सिमम का 1/√2 लिखा है तो मैक्सिमम पावर का 1/2 होगा ये, और ये मैक्सिमम पावर होगी। पावर मैक्सिमम लिखा है उसका हाफ होगा, अगर करंट की टर्म में लिखने रहते तो 1/√2 होगा। और हमें ये पता ही है, एज वी नो, इसका हिंदी में मीनिंग होता है हमें पता है, जैसे कि हमें पता है IRMS जो होता है वो तुम्हारे पास ERMS/Z होता है, और जब तुम बोल देते हो कि सर रेजोनेंस है तो Z का वैल्यू एक तरह से मिनिमम हो जाता है और ये R के बराबर होता है। इम्पीडेंस का वैल्यू मिनिमम हो जाता है, R के बराबर होता है। और I जो मैक्स है वो नो डाउट ERMS/R आएगा। और यहाँ पे तुम्हें समझना है कि जब पावर मैक्सिमम बाय 2 होगी तो तुम्हें अभी बताया था मैंने, उस टाइम पे जो IRMS होता है वो मैक्सिमम का √2 होता है, जितना भी तुम्हारे पास मैक्सिमम करंट है उसका √2 होता है। तो इस वजह से हमारे पास ERMS ये वाला बाय Z इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ ERMS/Z होगा। यहां से तुम्हारे पास Z का वैल्यू √2R आ गया, समझ लग गया। IRMS क्या आएगा, IRMS ERMS बाय द इम्पीडेंस। अब वो किसके बराबर है, करंट के हिसाब से 1/√2 ऑफ मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम करंट कितना है ERMS/R। यहां से तुम्हारे पास Z का वैल्यू √2R आ गया।
बस यहीं से खेलेंगे। हियर हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये पता नहीं है कि एक्स कौन सा आएगा, ये बात तो श्योर है, पर इसका वैल्यू जेड आएगा, और ये जेड की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी, स्क्वायर रूट 2r। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर बाद में तुम बोलोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2r स्क्वायर आ गया। यहां से x कितना आ गया, x इम्पीडेंस वाला प्लस माइनस आर, प्लस माइनस आर। इस तरह से तुम बोल दोगे जब ओमेगा 1 है तो माइनस आर है, और जब ओमेगा 2 है तो प्लस आर है, बिकॉज ये एक लेस फ्रीक्वेंसी है और ये हाई है। लेस वाले पे ये नेगेटिव आर आएगा और प्लस आर आएगा, बस दैट्स इट। इज इट क्लियर? So therefore हमारे पास जो XL माइनस XC है वो एक तरह से प्लस माइनस आर के बराबर। अब यहां से तुम दो चीजें गैस करोगे, यहां से तुम दो चीजें गैस करोगे, एक एट ओमेगा 1 और एक एट ओमेगा 2। ओमेगा 1 वाले का नाम लिखोगे ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C एज माइनस आर, और एक का नाम रखोगे ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C एज प्लस आर। क्योंकि दो फ्रीक्वेंसीज है, एक का नाम तुम ओमेगा 1 लिखने वाले हो और एक का नाम तुम ओमेगा 2 लिखने वाले हो। यहां से जब तुम ओमेगा 1 का वैल्यू लिखोगे वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो मैं तुम्हें रिजल्ट लिख के दे रहा हूँ, r/12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा बेटा ये रिजल्ट आ जाएगा ओमेगा 1 का। और क्योंकि ये सिमिलर सी इक्वेशन है, ओमेगा 2 का भी रिजल्ट सॉल्व करने के बाद यही आएगा, बस ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पता है ना, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, बस वही फॉर्मूला लगाया मैंने, r स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर बाय 1/lc। सो नाउ बैंडविड्थ क्या होगी, इसका नाम तुम डेल्टा W लिखोगे, डेल्टा ओमेगा लिखोगे, जो कि डेफिनेटली ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, जो कि डेफिनेटली बेटे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है। तो जब तुम इसको सॉल्व कर ही रहे हो, तुम्हारे पास यही डेल्टा ओमेगा का वैल्यू r/l आ रहा है। उसको याद रखना, r/l निकाल दोगे तो सीधा बैंडविड्थ आ जाएगी। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज LCR। साथ में सीधा फॉर्मूला याद रखने का मतलब है कि जो उसका मेन टॉपिक है उसको ध्यान में रखना कि किस टॉपिक में निकाली थी, कैसे निकाली, ये बैंडविड्थ आ जाएगी तुम्हारे पास इसकी। और हम लोग एक वर्ड करते हैं बेटे, इसका नाम होता है क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर, इसको हम लोग क्यू फैक्टर भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इसमें, क्वालिटी फैक्टर of a circuit is defined as the ratio of energy stored in circuit to the
energy loss per cycle at resonance in the circuit. So that is called as the quality factor. It is defined as the ratio of the energy stored in circuit to the energy loss per cycle Okay, so that is called as the quality factor. Basically तुम ये बोलते हो Q as the energy stored to the energy loss per cycle. एक साइकिल में कितना एनर्जी स्टोर हुआ टू द कितना एनर्जी लॉस हुआ. और हम लोग इसको अगर और अच्छे से डिफाइन करें तो हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड bandwidth of circuit. It is defined as Q is equals to the resonance frequency by the bandwidth. अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता ही है क्या थी, 1/√LC. बैंडविड्थ की वैल्यू तुमने पता ही है क्या निकाली है, L/R. अभी निकाली थी ना वैल्यू, L/R था, R/L था, R/L था ना, तो डेल्टा ओमेगा नीचे तो R/L ऊपर. यहाँ से क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू 1/R√L/C, ये आ गया क्वालिटी फैक्टर. क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है कि कितना बढ़िया सीरीज एलसीआर सर्किट है, कितना बढ़िया सीरीज एलसीआर सर्किट है. ऑल्सो अगर इसको डिफाइन भी करना चाहते हो एट रेजोनेंस, कि तुम इसको डिफाइन करते हो तो Q का वैल्यू तुम XL/R लिख दो या XC/R लिख दो. जब तुम दोनों का वैल्यू भी पुट करोगे, यहाँ पे ω/R × L/R आएगा या 1/ω/RC/R आएगा. और ω/R का वैल्यू बेटे 1/LC का स्क्वायर रूट होता है. ठीक है, यहाँ पे जब तुम वैल्यू निकालते हो बेटे Q का, तो वैल्यू पुट कर दो तो वही रिजल्ट आएगा. दोनों में रिजल्ट सेम आएगा, इसको याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट.
Okay, so this is there. This is called as a quality factor. This is called as the quality factor. अब देखो आगे, फिर हम लोग ना एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम होता है सिलेक्टिविटी ऑफ अ रेजोनेंस सर्किट। ये मतलब ऐसा क्या होता है सिलेक्टिविटी ऑफ रेजोनेंस सर्किट की, हमें सिग्नल चाहिए पर कितनी फ्रीक्वेंसी वाला, कितनी रेंज वाला सिग्नल चाहिए, मतलब पावर की वैल्यू कितनी चाहिए, पावर को हम लिमिटेड कर देते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसमें कि रेजोनेंस सर्किट्स आर used to respond selectively signals of some specific frequency. Selectively signals of some specific frequency. कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का हम लोग सिग्नल को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। और नो डाउट when we plot the graph between this current and resonance frequency, हमारे पास ऐसे पीक आती है और ये यहाँ पे तुम्हारे पास रेजिस्टेंस 1000 ओम है, यहाँ पे तुम्हारे पास 100 ओम है और यहाँ पे तुम्हारे पास रेजिस्टेंस 10 ओम है। ये बात याद रखो, 10 ओम है, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस कम करते जाओगे, ऑब्वियस ही बात है ना, करंट निकालना चाहते हो तो क्या होता है ERMS बाय R, जितना R ज्यादा होगा उतना करंट कम होगा। तो 1000 ओम वाले का करंट कम है और 100 वाले का थोड़ा ज्यादा है और 10 वाले का उससे भी ज्यादा है। तो हम बोलते हैं कि in a circuit if resonance is having a narrow peak, then the chosen frequency and its neighborhood no doubt, that is basically delta omega, then this circuit is highly selective. ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होगा। सीधी सी बात है, करंट मैक्सिमम होगा तो उसके लिए लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड थोड़े क्लोजर होंगे। जब तुम करंट कम कर दोगे, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे, तो उसका पीक जो है ये वाले से कम होगा, है ना, यहाँ पे ऐसे पीक कम होगा, उसकी साइडवर्ड्स बढ़ जाएगा ऐसे फ्रीक्वेंसी का, तो सिलेक्टिविटी जो है वो उतनी ज्यादा हो जाएगी। उसको याद रखिए, जबरदस्त पॉइंट है ये, ठीक है।